हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर हिसार सिरसा से लेकर भिवानी से लेकर कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, अंबाला समेत तमाम 10 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान के बाद इंटेलेक्चुअल, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले पत्रकार और नेता खुद अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन सट्टा बाजार हरियाणा की कौन सी सीट किसके खाते में दे रहा है, इसको लेकर के आज बात करेंगे कि किसके पक्ष में सट्टा बाजार चल रहा है और जिसके पक्ष में चल रहा है भाव क्या दे रहा है, उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोनीपत से। सोनीपत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट से 2019 के अंदर खुद भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए थे और इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने करीबी सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव में उतारा और सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव में उतरने के साथ साथ सोनीपत में इस बार एक रोचक मुकाबला यह भी है कि जाट बहुल सीट होने के बावजूद दोनों प्रत्याशी नॉन जाट है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का क्या गेम हुड्डा ने फंसा दिया है या फिर जो सट्टा बाजार भाव चला रहा है वो सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के पक्ष में चला रहा है। 35 से 50 पैसे का भाव चल रहा है। जब 50 पैसे से कम का किसी का भाव चल रहा होता है तो उसकी जीत करीब करीब तय मानी जाती है। देखिए, सट्टा बाजार के भाव को यूं समझिए कि जब सट्टा बाजार 1 रुपए के बदले उसकी जीत पर आपको ज्यादा पैसे दे, इसका मतलब तो जीत के चांस कम है, तभी सट्टा बाजार ये कहेगा कि 1 रुपया लगाओ, अगर फला जीत कर मैं आपको 2 रुपए दे दूंगा, क्योंकि उसकी जीत के चांस कम। लेकिन अगर किसी की जीत पर 1 रुपए के बदले आपको 35 पैसे ही दे रहा है, 40 पैसे ही दे रहा है, 50 पैसे ही दे रहा है, इसका मतलब उसकी जीत के चांस ज्यादा है। जीत के चांस तब भी ज्यादा होते हैं जब उसकी वैल्यू 60, 70, 80, 90 पैसे तक लगती है। 1 रुपए के बदले जितना कम मिलेगा उतना। लेकिन 80, 90 पैसे जब किसी के भाव लगते हैं ना, तो वो टफ लड़ाई होती है। सट्टा बाजार भले ही उसके पक्ष में भाव लगा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि सट्टा बाजार भी बहुत ज्यादा दावे के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि कौन जीतेगा। ये एक बेसिक गणित समझने के लिए। मोहनलाल बड़ोली को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि बीजेपी के वहां पर अंदरूनी गुटबाजी की खबरें बहुत सामने आई है। मतदान के बाद में मोहनलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ प्रचार किया था, जिन लोगों के ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर के वोट डलवाए हैं, उनकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर के बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां तक पहुंचा दी गई है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब बीजेपी का प्रत्याशी ये दर्द बयां कर रहा हो चुनाव परिणाम से पहले, हालांकि मोहनलाल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी फिर भी पार्टी के खिलाफ काम किया है उनकी हमने शिकायत की। लेकिन मेरा जहां तक राजनीतिक समझ कहती है, अगर चुनाव परिणामों से पहले कोई इस तरह का ठीकरा अपनी ही पार्टी के लोगों पर फोड़ रहा हो तो कहीं ना कहीं वो जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर कांग्रेस के राव दान सिंह का मुकाबला बीजेपी के चौधरी धर्मवीर सिंह से था। इसके अलावा राव बहादुर सिंह जेजेपी के प्रत्याशी भी थे। राव दान सिंह और राव बहादुर सिंह दोनों अहीर वोट भिवानी महेंद्रगढ़ में 3 लाख के आसपास है। 4 लाख यहां पर जाट वोट है जो सबसे ज्यादा वोट माने जाते हैं। एससी का वोट 18-19% के आसपास है। लिहाजा यहां जो सट्टा बाजार भाव चला रहा है वो भाव चला तो राव दान सिंह के रहा है, लेकिन भाव चला रहा है 1 रुपए से ₹1.25 तक, यानी कि राव दान सिंह की वो हार दिखा रहा है। जीतेगा कौन ये सट्टा बाजार नहीं कह रहा है, केवल हार चला रहा है। वो राव दान सिंह के भाव चलाए जा रहे हैं। दरअसल दान सिंह की हार के पीछे कई वजह। दान सिंह ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। दान सिंह एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पे जाने जाते हैं जिनको चुनाव लड़ना आता हो, चुनाव मैनेज करना आता है, जिनको चुनाव उठाना आता है। लेकिन कुछ चीजें, बंसीलाल परिवार का साइलेंट हो जाना, श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद में, जाट जो विशेष तौर से किसान आंदोलन और तमाम वजहों से बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है, वो भिवानी महेंद्रगढ़ में अपनी बिरादरी के प्रत्याशी को हराने को तैयार नहीं था। गांव में कई जगह जाट पंचायतें हुई, बैठ के हुई, तो उसमें भी ये बातें चुनाव वोटिंग से पहले भी उठ करके सामने आई कि बाकी दोनों प्रत्याशी जेजेपी और कांग्रेस के अहीर है, बीजेपी का प्रत्याशी जाट है और लंबे समय से चौधरी धर्मवीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम किसी पार्टी से नाराजगी का नुकसान किसी प्रत्याशी को क्यों दे। ये बातें भी चर्चाओं में चली। साथ में जो गुड़गांव से बीजेपी के कैंडिडेट है राव इंद्रजीत सिंह, लगातार यहां से चुनाव जीत रहे हैं गुड़गांव से, उनका इस बेल्ट में अच्छा खासा प्रभाव है, अहिरवाल बेल्ट के अंदर। तो अहिरवाल पर वर्चस्व की लड़ाई के चलते राव इंद्रजीत सिंह ने, जो कांग्रेस और जेजेपी के अहिर कैंडिडेट थे, उनके बावजूद राव इंद्रजीत सिंह ने अहिर वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मूव करवाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि अहिरवाल पर वर्चस्व का एक यहां पर एक आपसी लड़ाई भी चलती है। लिहाजा ऐसा कहा जाता है कि अहिर वोट, एक तो कांग्रेस के अहिर वोट ज्यादातर जेजेपी ने काट लिए,
दूसरा बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह ने कई वोट बीजेपी की तरफ करवाए। ये जो 4-5 इक्वेशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से राव दान सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ने के बावजूद परिणामों को लेकर के शंकाएं बनी हुई थी और अब सट्टा बाजार में भी वही शंकाएं कायम हैं। कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं, ये वो सीट है जहां से नवीन जिंदल इस बार चुनावी मैदान में हैं। नवीन जिंदल जब कांग्रेस में थे तब 2004 और 2009 में यहां से सांसद बने थे। ये वही सीट है जहां पर 2014 में राजकुमार सैनी सांसद बने, लेकिन 2019 में नायब सिंह सैनी यहां से बीजेपी के सांसद बने, वही नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री है। लिहाजा मुख्यमंत्री की सीट होने की वजह से यह सीट काफी अहम है। और नवीन जिंदल जो कांग्रेस के हुआ करते थे, बड़े कारोबारी हैं। हरियाणा के इस बार जितने भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, सबसे अमीर प्रत्याशी नवीन जिंदल है। 1074 करोड़ के आसपास की उनकी संपत्ति है। लिहाजा नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, इंडिया गठबंधन में ये आम आदमी पार्टी के खाते में गई। सुशील गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में थे और इन्हीं लोगों के अभय चौटाला यहां से चुनावी मैदान में थे। कुरुक्षेत्र एक ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा जाट वोट बैंक है, 15% के आसपास जाट वोटर है। डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर जाट काम करता है। ब्राह्मण और सैनी 8-8% है और पंजाबी 6% के साथ अग्रवाल 5% है। लेकिन जो सट्टा बाजार भाव दिखा रहा है उसके मुताबिक कुरुक्षेत्र में पलड़ा भारी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता का बताया जा रहा है। लेकिन जो भाव लगाए जा रहे हो 85 पैसे के भाव लगाए जा रहे हैं, यानी कि जीत तो सुशील गुप्ता की सट्टा बाजार दिखा रहा है, लेकिन दमदार और क्लियर जीत नहीं दिखा रहा है। कड़ी टक्कर है, कांटे का मुकाबला। अगर किसी का भी भाव 75 पैसे से ऊपर जा रहा है, 75 से 100 पैसे के बीच में है, तो जीत दिखाने के बावजूद कड़ा मुकाबला है। सट्टा बाजार अगर बहुत ज्यादा आश्वस्त होता तो जैसा रोहतक में भाव दीपेंद्र हुड्डा के लिए लगाए हैं 7 से 15 पैसा का भाव, यानी कि रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा की सट्टा बाजार बहुत क्लियर जीत बता रहा है। तो कुरुक्षेत्र के रण में सुशील गुप्ता के पक्ष में 85 पैसे का भाव बताए जा रहे हैं। रोहतक की मैंने बात की, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा का मुकाबला है। कांग्रेस के लिए हरियाणा की सबसे सेफ सीट इस बार, हालांकि 2019 में यहां की 10 सीटें बीजेपी जीती है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा 2019 में हारे हैं। सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री, वो चुनाव हारे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस कई सीटों पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं और उसमें से सबसे सेफ सीट रोहतक बताई जाती है। दीपेंद्र हुड्डा का करीब करीब यहां से चुनाव जीतना तय माना जाता है। सोनीपत में प्रियंका गांधी ने भी चुनावी सभा की। जिस दिन प्रियंका गांधी ने सोनीपत का एरिया रोहतक और करनाल दोनों के लिए प्रभावी रहता है। दीपेंद्र हुड्डा भी उस दिन मंच पर थे, भूपेंद्र हुड्डा खुद उस दिन मंच पर थे। चुनाव प्रचार की आखिरी दिन था चुनावी रैली में। रोहतक के बाद में रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में 7 से 15 पैसे का भाव लग रहा है। अंबाला की अगर बात करते हैं तो वहां से जो सिटिंग एमपी थे, उनके निधन के बाद में जो पत्नी को टिकट दिया है, सिटिंग एमपी की जगह जो उनकी पत्नी को बंतो कटारिया को टिकट दिया है, उनके सामने कांग्रेस के वरुण चौधरी हैं। लेकिन जो सट्टा बाजार भाव दिखा रहा है वो बंतो कटारिया के पक्ष में 60 पैसे का भाव दिखा रहा है। काफी मजबूत स्थिति में बंतो कटारिया को दिखाया जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बंतो कटारिया यहाँ पर एक सहानुभूति के लहर पर सवार है और इस वजह से काफी हद तक पहले भी उनकी जीत को तय मान करके राजनीतिक विश्लेषक कमोबेश तो चल ही रहे थे। हिसार की बात करते हैं जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने जो हाल ही में निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला, निर्दलीय को पार्टी ज्वाइन करवाई, निर्दलीय विधायक थे वो, पार्टी ज्वाइन करवाई और टिकट दिया। कांग्रेस की तरफ से यहां पर जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो नैना चौटाला और सुनैना चौटाला, ये दो चौटाला परिवार की बहुएं भी जेजेपी और इनेलो के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस चतुष्कोणीय मुकाबले के अंदर हिसार सीट में, क्योंकि चौटाला परिवार से 3 कैंडिडेट हो गए, बीजेपी का कैंडिडेट भी चौटाला परिवार से, जेजेपी का कैंडिडेट भी चौटाला परिवार से और इनेलो का, आईएनएलडी का, इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट भी चौटाला परिवार से। इस वजह से जो वो बेस वोट बैंक था वो बिखर गया और सट्टा बाजार जो भाव दिखा रहा है वो कांग्रेस के जयप्रकाश के पक्ष में दिखा रहा है, जेपी के पक्ष में यहां पर भाव दिखा रहा है। 60 से 85 पैसे का भाव, सॉरी माफी चाहूंगा, 65 से 85 पैसे का भाव दिखा रहा है। यानी कि 85 पैसे में जब भाव दिखाए तो भाव तो जयप्रकाश के पक्ष में है, लेकिन उतने क्लियर भाव नहीं है। उतना दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहां पर जयप्रकाश जेपी चुनाव जीत रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट की बात करें जहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हाल ही में मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने दिव्यांशु बुधिराजा को चुनावी मैदान में उतारा था। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान समय में वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक युवा चेहरे के तौर पर
दीपेंद्र हुड्डा की टीम के एक अहम पार्ट माने जाते हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा। और ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा परिवार की या हुड्डा की सिफारिश पर ही, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा का हो या दीपेंद्र हुड्डा का हो, हुड्डा की सिफारिश पर ही दिव्यांशु बुद्धिराजा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया। और एक तरह से कांग्रेस की यूथ विंग को एक्टिवेट करने का एक प्रयास था कि एक यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को टिकट देकर के बाकी जो प्रदेश का यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के एक एनर्जी बूस्टअप किया जा सके कि यूथ कांग्रेस में अगर आप मजबूती से काम करते हो तो कांग्रेस में, संगठन में और सत्ता में आपको कभी भी बड़ा मौका मिल सकता है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट देने के पीछे पार्टी की रणनीति या हुड्डा परिवार की रणनीति यही थी कि यूथ कांग्रेस को और एनएसयूआई को, ये जो युवा ब्रिगेड है, इसको एक्टिवेट किया जाए ताकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिल सके। लेकिन जो सट्टा बाजार है वो यहां पर मनोहर लाल खट्टर की बहुत हद तक बहुत क्लियर जीत बता रहा है। 20 पैसे का भाव मनोहर लाल खट्टर के पक्ष में दिखा रहा है। अब आखिर में दो सीटें इसलिए क्योंकि ये दोनों सीटें गुड़गांव और फरीदाबाद, ये दिल्ली एनसीआर से सटी हुई सीटें। गुड़गांव जहां से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के टिकट पर चौथी बार चुनावी मैदान में हैं, राज बब्बर कांग्रेस के नेता, यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से कई बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार पार्टी ने उनको यहां पर, चूंकि यहां पर पहले कांग्रेस की रणनीति थी कि वो वैश्य उम्मीदवार को उतारने वाली थी गुड़गांव से, लेकिन जब कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई इंडिया गठबंधन के तहत, सुशील गुप्ता को वहां से चुनाव मिला, टिकट मिला, तो फिर यहां पर एक पंजाबी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन राज बब्बर, सचिन पायलट से लेकर के तमाम बड़े नेताओं ने उनके पक्ष में चुनावी प्रचार भी किया, लेकिन स्थितियां पहले से ही काफी हद तक मानी जा रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह यहां से बहुत क्लियरली चुनाव जीत रहे हैं। और सट्टा बाजार भी यही बता रहा है कि बहुत क्लियर स्थितियों के तौर पर 15 पैसे के भाव चल रहे हैं और वो चुनाव बहुत राव इंद्रजीत सिंह क्लियर जीत रहे हैं। जेजेपी के टिकट पर यहां पर सिंगर फाजिलपुरिया को चुनावी मैदान में उतारा गया था। फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो यहां से कृष्णपाल गुर्जर, जो पिछली बार बहुत बड़े मार्जिन से 7 लाख वोटों से वो यहां पर चुनाव जीते थे, उनके सामने कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन सट्टा बाजार यहां से एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर की जीत तय मान रहा है, काफी अच्छी स्थितियों में मान रहा है। 60 पैसे का भाव लगा है सट्टा बाजार में। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो कृष्णपाल गुर्जर की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। तो ये हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों का सट्टा बाजार का क्या कुछ आकलन है और उसके अलावा स्थितियां क्या कुछ कमोबेश बनती हुई दिख रही है, उसको लेकर के आप लोगों से बात की। पॉलिटिकल पंचायत पर इसी तरह राजनीतिक विश्लेषक देखने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप किस लोकसभा क्षेत्र से हैं वहां की राय जरूर दीजिएगा। क्या कुछ मतदान में ग्राउंड रियलिटी रही है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।